नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सबसे फेवरेट रियल एस्टेट शो में। दोस्तों, जिस तरह प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल बनता जा रहा है और देखने में ये भी आ रहा है कि रियल एस्टेट बाजार में भी उसके साथ साथ माहौल देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई बड़ी लैंड डील्स हो रही हैं, तो इसी के साथ में बिल्डर्स कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। आज के स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे हम प्रॉपर्टी बाजार में क्या कुछ खास चल रहा है। इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में जानेंगे रियल एस्टेट बाजार के ताज़ा हाल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको प्रदेश के रियल एस्टेट बाजार में और जानते हैं रियल एस्टेट बाजार का ताज़ा हाल। चुनावी माहौल के साथ बदल रहा रियल एस्टेट बाजार, बिल्डरों में जॉइंट वेंचर करने की मची होड़। त्रिमूर्ति ग्रुप ने डिग्गी रोड पर लॉन्च किया फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट। 500 बीघा जमीन का प्रोजेक्ट करेगा 400 करोड़ की कमाई। जगतपुरा के महल रोड पर हुई 100 करोड़ की लैंड डील। चरण सिंह खांगरोत, हर्ष अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता और आगरा के बिल्डर्स की लैंड डील। आशियाना ग्रुप ने भी जगतपुरा में खरीदी 35 करोड़ की जमीन। जल्द लॉन्च करेंगे बड़ा प्रोजेक्ट। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिला 90 करोड़ का बायर। अशोक चांदना की बनी पार्क में हुई चांदी। तो प्रॉपर्टी शो के एक्सपर्ट सेक्शन में स्वागत है आपका। दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट की और जानते हैं क्या कुछ खास हलचल चल रही है रियल एस्टेट मार्केट में। खास बात इस सप्ताह ये भी रही कि इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही बहुत सारी लैंड डील्स देखने को मिली। पिछले सप्ताह के मुकाबले हम कह सकते हैं ज़्यादा लैंड डील्स हुई है और ख़ास तौर पर कुछ बड़े राजनीतिक लैंड डील्स भी इस सप्ताह होती हुई नजर आई। खास तौर पर हमने खबर भी चलाई कि प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना की लैंड डील होते होते रह गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ये लैंड डील हो जाएगी। 80 से 90 करोड़ की ये लैंड डील मानी जा रही है। दोस्तों, जॉइंट वेंचर अगेन एक बार सिद्धा ग्रुप करने जा रहा है। अगर हम बात करें सिद्धा ग्रुप की, तो सिद्धा ग्रुप मशहूर है डिस्प्यूटेड लैंड डील्स करने के लिए। ये हम नहीं, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स कहते हैं और ये देखने में भी आया है। खास तौर पर सिद्धा आंगन के प्रोजेक्ट से लेकर के सिद्धा के सी स्कीम और बनी पार्क के प्रोजेक्ट्स में भी ये चीज़ देखने को मिली है। लेकिन ये भी इस सप्ताह देखने को मिला है कि सिद्धा की कुछ लैंड डील जो उसने पास्ट में की थी वो कैंसिल हो गई है। कहीं ना कहीं लैंड ऑनर और बिल्डर के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, तो कुछ एग्रीमेंट में कमी हो गई। इसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स बनने से रह गए। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कि लंबे समय से एसएनजी ग्रुप जो बहुत बैक चल रहा था प्रॉपर्टी मार्केट में, उसका नाम खराब हो रहा था और एक के बाद एक कई सौदे उनके कैंसिल हो रहे थे। उन्होंने सी स्कीम में एक बड़ी लैंड डील को अंजाम दिया है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये लैंड डील एसएनजी ग्रुप ने किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ मिलकर की है और आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बन सकता है। ऐसे में एसएनजी बिल्डर्स के उन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है जो काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे रजिस्ट्री को लेकर। तो लैंड जो उनको नहीं मिलवा रही थी उसको लेकर के, या कहीं ना कहीं उनके पैसे अटके हुए थे उसको भी लेकर के, क्योंकि एसएनजी ग्रुप को अगर एक नया इन्वेस्टर या निवेशक मिल गया है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उन ग्राहकों को फ़ायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये भी चर्चा है कि यूबी यूडीबी जो एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन करते नज़र आते हैं कि अगर अजमेर रोड पर यूबी का प्रोजेक्ट आया तो यूडीबी का भी आएगा। उनका कुछ और नए प्रोजेक्ट्स अब बनी पार्क सी स्कीम में भी लॉन्च किए जा रहे हैं और गांधीनगर के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाने की तैयारियां सामने आ रही हैं। पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि क्रेडई इलेक्शन के अंदर इस बार काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक और काफ़ी समय से ये सुपुगाहट चल रही थी कि जो गोपाल गुप्ता हैं चेयरमैन हैं और उनके बेटे को कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। अजय मोदी को जो ओके प्लस के चेयरमैन हैं उनको कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो उसके बाद से क्रेडई के अंदर आपसी कलह नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर अनुराग शर्मा जो पहले काफ़ी एक्टिव थे वो अभी चुनाव के माहौल में रंगते नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा उनका ध्यान इस वक्त विधानसभा चुनाव की तरफ है। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अपना जो वक्त है वो गुजार रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो ऐसे में वापस से चुनाव होगा और क्योंकि हमेशा से क्रेडई पिछले लास्ट 2 टेन्यूर से अगर हम देखें तो क्रेडई के अंदर निर्विरोध चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव होंगे और काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आएंगे, जिसके अंदर आत्माराम गुप्ता की टीम अभी से एक्टिव हो गई है। मंगलम और वर्धमान जैसे जो बड़े ग्रुप हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और वो देख रहे हैं कि क्रेडई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी लाएं और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि क्रेडई दोस्तों पिछले कुछ सालों पहले इतना एक्टिव नहीं था
ना ही उतना ज़्यादा उसका वक़्त थी, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अगर हम देखें तो क्रेडई राजस्थान की काफ़ी वैल्यू बढ़ी है। और उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि सरकार ने लगातार हर एक बड़े रियल इस्टेट से जुड़े फैसले के अंदर क्रेडई की कार्यकारिणी को बुलाया और कहीं ना कहीं उनसे लिए गए फीडबैक के बाद में उन पॉलिसीज़ के अंदर चेंज किया गया। साफ तौर पर एक बार कह सकते हैं कि क्रेडई के कर्ता धर्ता गोपाल गुप्ता जो चेयरमैन हैं, उनका काफ़ी अहम रोल है और आने वाले चुनाव में भी उनका काफ़ी अहम रोल नज़र आएगा, क्योंकि अनुकंपा ग्रुप के अंदर वो काम करते हुए ज़्यादा काम करते हैं क्रेडई का। और क्रेडई का कहीं ना कहीं जो रोल है सरकार के अंदर या दूसरी जगह के अंदर, वो गोपाल गुप्ता की वजह से काफ़ी एक्टिव रहता है। साफ तौर पर हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि अगर कुछ ऐसे बिल्डर जो टोंक रोड की ओर काम कर रहे हैं, उनका अभी मार्केट इतना खास नहीं जा रहा है, या जिन लोगों ने टोंक रोड के ऊपर पहले आज से 5 से 6 सालों के अंदर इन्वेस्ट किया था, उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है किसी भी इलाके का, तो वहाँ का रियल इस्टेट बाज़ार अपने आप बढ़ता है। ऐसे में विरासत ग्रुप भी अपना एक मुख्यमंत्री आवास योजना का 2 बड़े अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लेकर आया है और उसको भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। पूर्व में कुछ बिल्डरों ने उस इलाके के अंदर अपने मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, लेकिन उनको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो साफ तौर पर कह सकते हैं लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर, क्योंकि ये देखा गया था कि जब मुख्यमंत्री आवास योजना की लॉन्चिंग की गई तो बिल्डर्स ने दूर दूर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए और लॉन्च करने की वजह से उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा कह सकते हैं ग्राहकों का रुझान देखने को नहीं मिला। हम एक बार फिर बात करेंगे मंगलम, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, राजस्थान का अहम ग्रुप है। और मंगलम ग्रुप अगर बहुत दिनों से कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया है तो हम आपको बता दें कि मंगलम प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि गोवा के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है और मंगलम ने इसके लिए तैयारी कर ली है। तो राजस्थान के जो लोग गोवा के अंदर निवेश करना चाहते हैं या गोवा में चाहते हैं खुद का फ्लैट हो या किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मंगलम ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मंगलम ग्रुप एक जल्द ही बड़ा प्रोजेक्ट गोवा में लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले भी कुछ प्रदेश के बिल्डरों ने गोवा में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें ओके प्लस ग्रुप का भी नाम शामिल है और उनको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। खबर ये भी है दोस्तों कि प्रदेश के बिल्डर जिनका बिजनेस यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, वो गोवा में अपना लक आजमाने पहुँच रहे हैं और अपने वहाँ पर रिजॉर्ट्स को किराए पे लेके या खरीद कर चला रहे हैं या किसी तरीके की पार्टनरशिप की बातें सामने आ रही है। इसके अंदर अहम रूप और मुख्य रूप से काम कर रहे हैं कपिल तनेजा, जो कि पर्पल ग्रुप के हैं, और इसी के साथ में अपेक्षा के चेयरमैन मनोज अग्रवाल भी गोवा के अंदर अपना लक आजमा रहे हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मंदी का माहौल के साथ साथ बिल्डर्स भी अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं या अपना पैसा जो है मार्केट के अंदर अलग अलग बिजनेस के अंदर फ्लोट करते नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर अपेक्षा ग्रुप शामिल है, पर्पल ग्रुप शामिल है और अब मंगलम ग्रुप भी अपना प्रोजेक्ट जो है गोवा में लेकर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें ARG ग्रुप की, तो ARG ग्रुप जो पहले उसकी हिस्ट्री नहीं थी विवादित सौदों में पड़ने की, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी विवादित सौदों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में ARG ग्रुप ने अलवर के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके अंदर कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही ARG ग्रुप के टोंक रोड के जो ARG 1 प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी शुरुआत में, वो अब फेल होती नज़र आ रही है और ARG ग्रुप के प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं जब ARG ग्रुप जैसा बड़ा ग्रुप विवादित सौदों में पड़ रहा है या उसके ग्राहकों को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि आप कितने बड़े भी बिल्डर हो, आपके पास में कितना अच्छा मैन पावर हो, लेकिन आप अगर अपने काम को सिस्टमेटिक वैसे नहीं करोगे या आपको लगेगा कि ग्राहक बिना सोचे समझे आपके साथ निवेश करने को तैयार है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ग्राहक कहीं ना कहीं पूरा प्रोजेक्ट को स्टडी करके, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, आपकी बिल्डिंग को देख के, फैसिलिटीज़ को देख करके ही आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो ग्राहकों के लिए खास तौर पर यह खबर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बिल्डर की प्रोफाइल पूरी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर दर्ज हो रहे हैं तो वो बिल्डर्स पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो वो फाइनेंसर्स पे हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बिल्डर प्रोजेक्ट बेच रहा है ग्राहकों को और इसके साथ ही वो फाइनेंसर्स को भी गिरवी रखवा रहा है और उसकी वजह से लगातार मार्केट के अंदर विवाद पैदा हो रहा है। तो सोच समझ के करें निवेश। तो ये बात हुई ARG ग्रुप की। इसी के साथ हम बात करेंगे SDC ग्रुप की। SDC ग्रुप
अपने आप में बहुत अच्छा ग्रुप है और एसडीसी ग्रुप फिलहाल कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के साथ में अभी जुटा हुआ है और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसको निपटाने में लगा हुआ है। और अगर जब हम बात करते हैं मंगलम की, जब हम बात करते हैं सिद्धा की, बात करते हैं एसडीसी की, तो अक्षत ग्रुप एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके प्रदेश का जिसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं उसके ग्रुप में तो ये जान लें कि अक्षत ग्रुप जल्द ही सिटी के बाहर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और उसके लिए वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए वो लगातार ज़मीन देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अक्षत ग्रुप ज़्यादातर सी स्कीम और बनी पार्क साइड ही प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन अब अक्षत ग्रुप ने डिसाइड किया है कि अब वो सिटी आउटस्कर्ट्स के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि मंदी के दौर में अक्षत ग्रुप को लगातार 200 से 300 करोड़ के ग्राहक मिल चुके हैं, इसलिए वो अपना पैसा बाहर की ओर फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार हो रहे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट बाज़ार के बढ़ते दायरे को और चुनावी माहौल का असर नज़र आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। और लंबे समय से जहां आप इंतज़ार कर रहे थे मार्केट के अंदर कुछ नया प्रोजेक्ट आए, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ पैदा हों, तो वो अब पैदा होना शुरू हो गई है। और लगातार रजिस्ट्री के आंकड़े भी ये बात कह रहे हैं कि अब डील्स हो रही हैं और इसके साथ ही बिल्डर भी ये कोशिश कर रहा है दोस्तों कि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर प्रोजेक्ट्स फाइनल करके दें और उनको कोशिश ये रहती है कि उसमें सारी फैसिलिटीज़ रहें, गेटेड सोसाइटी हो, स्विमिंग पूल हो, अदर फैसिलिटीज़ रहें। लेकिन कुछ बिल्डर ये बात भूल जाते हैं कि इन फैसिलिटीज़ के साथ में मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। उसको अगर आप देखते हैं तो आप जिस भी बिल्डर के साथ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके पास प्रोजेक्ट्स देख लें। अगर उनके अंदर मेंटेनेंस अच्छा है तो आपको उसके करंट प्रोजेक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस अच्छा मिलेगा। हम आपको उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि मोज़िका ग्रुप जो एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्रुप आया, उसने एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन उसके बाद में मेंटेनेंस को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए, कई बार ग्राहकों ने धरने प्रदर्शन किए और अब रेरा में कई शिकायतें पहुंच चुकी है। तो मेंटेनेंस को लेकर भी रेरा काफ़ी सख्त है और अगर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है बिल्डर ढंग से तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो साफ तौर पर आज के स्पेशल एपिसोड के हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रदेश सबसे बेहतर जगह है। 5 से 10% की प्रॉपर्टी ग्रोथ अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आप सबसे बेहतर समय है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कीजिए। और फिलहाल वक्त तो चला है हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में अलविदा कहने का। अगले एक्सपर्ट सेक्शन में फिर हाजिर होंगे आपको हम रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट लेकर के। द प्रॉपर्टी शो में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। बात कर रहे हैं द प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट की और जान रहे हैं कौन कौन बिल्डर इस वक्त प्रदेश में कर रहा है सही तरीके से काम और किस बिल्डर का नंबर 1 पर चल रहा है अभी कामकाज। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको द प्रॉपर्टी शो में और बात करेंगे हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से भी और जानेंगे रियल एस्टेट बाज़ार का ताज़ा हाल। द प्रॉपर्टी शो के एक्सपर्ट सेक्शन में स्वागत है आपका। दोस्तों, बहुत तेज़ी से बदल रहा है रियल एस्टेट बाज़ार और आज के एपिसोड में हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर कुछ ना कुछ नई हलचल नज़र आ रही है। जयपुर से जुड़े अन्य जो शहर हैं वहाँ पर भी तेज़ी से प्रॉपर्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और इस मंदी के दौर में भी अगर हम कहें मंदी तो 5 से 10% की प्रॉपर्टी ग्रोथ प्रदेश में देखने को मिल रही है। इससे जुड़े हुए हैं कई रीजंस और इन रीजंस के पीछे ये भी कहा जा सकता है क्योंकि राजस्थान टूरिज़्म बेस्ड सिटी है और टूरिज़्म यहाँ का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी एक के बाद एक ग्रोथ कर रही है। आज के हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लवकेश श्रीवास्तव जी, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जाना माना नाम है होटल इंडस्ट्री का। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उनको ग्रोथ नज़र आ रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है होटल, और किस तरह रियल इस्टेट इससे जुड़ा हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत लंबे समय से आप इस इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ नज़र आ रही है। तो अभी हम अगर बात करें पिछले 5 सालों की तो किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है?
रियल स्टेट प्रॉपर्टी या होटल इंडस्ट्री पहले थोड़ा सा अलग अलग थी एक दूसरे से, पर समय जैसे जैसे बीतता गया तो इन दोनों में काफ़ी समानताएं आती चली गई और होटल इंडस्ट्री एक तरह से रियल स्टेट का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है। टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ये सब जहाँ पे भी बहुतायत में है, जहाँ भी इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे देखा गया कि रियल स्टेट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो भी मुख्य शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसे जैसे टूरिज़्म प्रमोट होता गया, जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री आती चली गई, वैसे वैसे वहाँ का रियल स्टेट भी डेवलप हो गया। आजकल नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं जिसमें जो भी हम रियल स्टेट कंपोनेंट ला रहे हैं उसमें एक ना एक हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट ज़रूर होता है, और जिसमें हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट होता है उसमें प्रीमियम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो एक ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, एक तरह से ये जो पहले लग्जरी माने जाते थे आजकल एक तरह की बेसिक नेसेसिटी बनते जा रहे हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी परिवर्तन आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम जैसे उदयपुर की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, तो जितने भी नए नए आपके रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी नए नए होटल्स आ रहे हैं, टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है कि जिस तरह से जो लोकल मार्केट है उसके लिए भी और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, उन सबको किस तरह से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। आजकल रिजॉर्ट्स में, होटल्स में नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जो एक ब्लेंड हो गया है पूरी तरह से रियल स्टेट कॉन्सेप्ट का और हॉस्पिटैलिटी कॉन्सेप्ट का, कि आप हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के भी पार्ट हैं और एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट के भी पार्ट हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर। आपने बात की अभी उदयपुर की, तो उदयपुर के हम लगातार बात भी करते रहते हैं हमारे रियल एस्टेट सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार बहुत तेज़ी से ऊंचा हुआ है, तेज़ी से बढ़ा है। और उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजॉर्ट देखे जाते हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो जब टूरिस्ट इस डेस्टिनेशन पे आते हैं, वहाँ का पूरा जो उदयपुर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो देखते हैं, वहाँ की झीलें देखते हैं, वहाँ की नदियाँ देखते हैं, वहाँ के पहाड़ हैं, वहाँ पहाड़ पर बने हुए रिजॉर्ट्स देखते हैं, तो उनका मन करता है अब यहाँ से ना जाएँ, अब यहीं रुक जाएँ। और देखा गया है कि अब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। जैसे जैसे लोग कहीं नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे उनको अपनी रुचि के हिसाब से नई नई चीज़ें दिखती हैं, कुछ बिज़नेस के हिसाब से जाते हैं, कुछ लीजर के हिसाब से जाते हैं, जिस भी वजह से जाते हैं, तो उनको अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ें दिखती हैं, तो उनका मन करता है कि हम यहाँ पे बार बार आएँ। उसकी वजह से क्या होता है कि हम रियल स्टेट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। इसमें ही होटल्स का भी काफ़ी हद तक योगदान है। जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट के होटल्स आ रहे हैं, लोग विज़िट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो उस वजह से रियल स्टेट भी डेवलप हो गया और होटल्स में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि लोग वापस उनके पास आएँ, रुकें। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया को ओनरशिप का। तो आप एक होटल जब डेवलप करते हैं तो उसको एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करते हैं, ताकि लोग उसके अंदर भागीदारी कर सकें, उसके अंदर पार्टनर बन सकें, ताकि जब भी उनको उस जगह को वापस विज़िट करने का मन करे तो वो बिना किसी संकोच के आ सकें। और जो उनको एक रियल स्टेट में चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चैलेंजेस दूर करता है हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट। जैसे उनकी मेंटेनेंस हो गई, उनका रख रखाव है, खाने पीने की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें। तो रियल स्टेट और हॉस्पिटैलिटी आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे भागीदार बन चुके हैं एक दूसरे के साथ में। मैं देखता हूँ कि जैसे मॉल्स बन रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी एक कंपोनेंट रखा जाता है कि एक एकोमोडेशन होटल का कंपोनेंट रखा जाता है, और जिस भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट में होटल कंपोनेंट है वो डेफिनेटली दूसरों से बेटर सक्सेसफुल हो जाता है। बिल्कुल सपोर्ट किया है, और इसके साथ में ही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही है। जिस तरीके की बड़ी बड़ी होटल्स की बात की जा रही है, बड़े बड़े होटल प्रोजेक्ट्स बने रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे लगातार डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जहाँ पर अगर हम 5 साल या 10 साल पहले उठा के देखें तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स आए, रिजॉर्ट्स आए, और उसके बाद में डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया। और साथ में ये भी देख सकते हैं हम कि कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। और जब होटल इंडस्ट्री के अंदर बढ़ावा होता है तो वहाँ के लोगों को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ाव बहुत है। टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे पुष्कर में हम अनंता रिजॉर्ट है, उदयपुर का अनंता होटल है, अनंता रिजॉर्ट है। ये जब प्रोजेक्ट्स आए थे उस समय उस शहर में इतना टूरिज़्म भी नहीं था और इतना लैंडमार्क फीचर्स भी नहीं थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते गए, इन्होंने एक नए बेंचमार्क्स क्रिएट कर दिए, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया, इतना रेवेन्यू आने लग गया शहर के अंदर कि ऑटोमेटिकली लोगों के पास में एक कैपेसिटी आ गई टू बाय मोर प्रोडक्ट्स। तो उसी में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, अपार्टमेंट्स में, रियल स्टेट्स में। सो होटल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। इस इंडस्ट्री की वजह से इस कंट्री में बहुत ग्रोथ है,
टिपिकली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो टूरिज़्म के लिए जाना ही जाता है, तो जैसे लोग आते हैं, रेवेन्यू आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट को सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कह सकते हैं हम, तो क्या आपको इसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ या परेशानियाँ आपको सामने करना पड़ता है प्रैक्टिकली में हम देखें तो? हाँ, बिल्कुल है, कई तरह की हैं, हर बिज़नेस में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, उसी प्रकार हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री के भी चैलेंजेस हैं। इसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि इट इज़ अ हाईली डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट, मतलब बड़े बड़े लैंड पार्सल्स चाहिए होते हैं, लैंड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, कई तरह के उन्होंने इसमें प्रोत्साहन दिए हैं उसको लेकर के। उसके अलावा मैन पावर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक ट्रेन मैन पावर मिलना एक होटल इंडस्ट्री के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि एक बहुत अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो भी रियल एस्टेट के चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस डेफिनेटली इसमें भी फेस करने पड़ते हैं हमको। लोकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, और अगर रजिस्ट्री विभाग के आंकड़े भी देखें तो जगतपुरा और जवाहर सर्किल इससे रिलेटेड एरिया लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी लैंड डील्स हुई है, और ये सारी लैंड डील्स होटल बनने के लिए ही हुई है, और यहाँ पे लगातार एक के बाद बड़ी बड़ी होटल्स बन गई, रिजॉर्ट्स बन गए। और उदयपुर शहर की अगर हम बात करें, हम पुष्कर की बात करें, हम जोधपुर की बात करें, तो वहाँ पर भी हम रजिस्ट्री विभाग के आंकड़े देखते हैं तो एक के बाद एक कई बड़ी लैंड डील्स हुई है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बुलाने के लिए, यहाँ पे ज़मीन परचेज़ करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से बहुत सारा काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो साफ तौर पे कह सकते हैं लोकेश जी की, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट आता है तो होटल्स भी चाहिए, रिजॉर्ट्स भी चाहिए, और फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ के रियल एस्टेट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। टूरिज़्म जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है गवर्नमेंट का, एयर कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है, आजकल हर छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इन सब से जैसे जैसे मूवमेंट शुरू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड बढ़ती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इवॉल्व होता है और बढ़ता है, मॉल्स खुलते हैं, होटल्स खुलते हैं। तो ये एक होलिस्टिक ग्रोथ है कि संपूर्ण एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से खाली शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मेरे को लगता है रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े प्रोपेलर हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय हमारी इकोनॉमी को और हमारी स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ में अल्टरनेट बन गए हैं उन रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या रियल एस्टेट में कहीं थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है। तो बहुत सारे बिल्डर्स हमने अभी इस मौजूदा समय में देखे हैं जो धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री के अंदर जाते जा रहे हैं। जैसा हमने जिक्र किया अभी पहले कुछ देर पहले भी कि बहुत सारे अपेक्षा ग्रुप है, पर्पल ग्रुप है, उन्होंने गोवा के अंदर अपने रिजॉर्ट्स खरीद लिए और वहाँ पे अपने रिजॉर्ट्स चला रहे हैं। और दिल्ली रोड पे भी काफ़ी सारे बिल्डर्स अपने रिजॉर्ट्स लेकर आ रहे हैं। मंगलम इसके अंदर एक बड़ा नाम है जो दिल्ली रोड पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। इसके साथ में सिद्धा ग्रुप का भी हमने नाम सुना, वो भी रिजॉर्ट बनाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं। तो साफ़ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक बिल्डर्स रियल इस्टेट में जो काम कर रहे हैं वो होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं। और ये दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है, रिजॉर्ट्स की भी, होटल्स की। तो साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर तेज़ी आए। और वो दिख भी रहा है, यहाँ के आंकड़े अगर हम देखें तो लगातार जहाँ और देश के जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट के अगर हम आंकड़े उठा के देखते हैं तो वहाँ पे इतनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में अभी भी 5 से 10% की ग्रोथ है। और स्पेशली ऐसे डेस्टिनेशंस पे ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट काफ़ी हद तक आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हमने बात की प्रदेश के रियल एस्टेट बाज़ार की और इसी के साथ जाना कि किस तरह एक के बाद एक बड़ी लैंड डील्स हो रही है प्रदेश में, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट किन किन बिल्डर्स के साथ में आप इस वक्त कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिले अच्छा खासा रिटर्न। द प्रॉपर्टी शो में आपको करते हैं हम रियल एस्टेट बाज़ार से अपडेट और इसी के साथ बताते हैं हम आपको प्रदेश भर के रियल एस्टेट बाज़ार का हाल। और आज के एपिसोड के अंत में हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर समय है प्रॉपर्टी बाज़ार में निवेश करने का। फिलहाल वक्त हो चला है द प्रॉपर्टी शो में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।